नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट सिलेबस में उपस्थित यूनिट 6 की उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो उपन्यास है काफ़ी लंबी है और हम सभी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सिद्ध होने वाली है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रमुख उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि ये जो उपन्यास है हम प्रकरण के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके जो रचयिता हैं, जो लेखक है वो है लाला श्रीनिवास दास हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी में होती है। अब हम लोग देखते हैं इसकी भूमिका के बारे में, क्योंकि भूमिका से ही क्वेश्चन आजकल पूछी जा रही है। जो भूमिका होती है उसी के माध्यम से क्वेश्चन आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसीलिए हम सभी को ध्यान में इसको अध्ययन करना है। कहता है, अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी है, परंतु मेरे जान इस रीति से, मतलब उनकी जानकारी की रीति से इस कोई नहीं लिखी, मतलब इस प्रकार की अभी तक उपन्यास नहीं लिखी गई है जो उन्होंने लिखी। इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किनके द्वारा कथन कहा जा रहा है? यह है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा कहा जा रहा है। कहता है कि परंतु नई चाल होने से ही कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है। कहने का मतलब है, कोई नई चाल या फिर नया चीज रचना करने से ही उसमें अच्छी नहीं हो जाती, उसमें कुछ भूल भी हो सकती है। और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूल से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। ये अपने भूमिका में लाला श्रीनिवास दास जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि यह सच है कि नए चाल की चीज देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुराना रीति के मन में समाये रहने और रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने में से पहले पहल पढ़ने का जी कुछ उलझने लगता है और मन उचट जाता है। इसे उसका हाल समझने में आने के लिए मैं अपने तरफ से कुछ खुलासा चाहता हूँ। मतलब कुछ हम लोग नया चीज़ देखते हैं तो हम लोग को पढ़ने के लिए एक जिज्ञासा निकल के आती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ने लगते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा उचट मन हो जाता है, मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वही चीज़ इसको यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास जी इसमें दिखाना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे, मतलब चकरा जाएंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठस से सिलसिलेवार लिखा गया है। मतलब इससे पहले जो उपन्यास या फिर जो कहानी पुस्तक जो लिखी गई वो नायक नायिका के माध्यम से लिखी गई। जैसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। कौन है? लिखे लाला मदन मोहन। ये सब जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये पात्र लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल। देखिए लाला ब्रजकिशोर
मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभूदयाल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से उनके साथ हैं, मतलब उनके दोस्त हैं। किनके दोस्त हैं? लाला मदन मोहन के। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रजकिशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और शंभूदयाल कौन? उनका स्वभाव कैसा, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, या इस समय किस लिए इकट्ठा हुए हैं, मतलब वो जो आपस दोस्त हैं एक साथ जमा हो गए हैं। यह बातें पहले कुछ भी नहीं जताई गई है। कहने का मतलब है जब वो लोग जमा होते हैं तब तो कुछ भी जानकारी मिली हुई नहीं रहती है कि क्यों जमा होते हैं, किस लिए होते हैं, क्या कारण है। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने आप मौके पर भेद खुलता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग उपन्यास पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सभी को इसका ज्ञान मिलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा, मतलब आपस में मिल जाएगा। परंतु जो सब इसका इतना ध्यान ना रखेंगे वह इसका मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। अलबत्ता किसी नाटक में यह रीति पहले से पाई जाती है, परंतु इसकी लिखने की रीति जुदी जुदी है, मतलब अलग अलग है। नाटक में जिसका वचन होता है उसका नाम आदि में लिख देते हैं, मतलब शुरुआत में, और वह पैराग्राफ उसका वचन समझा जाता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा चिन्ह अर्थात इंटरटेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो जिसको कहते हैं, या कोटेशन जो कहते हैं, के भीतर कहने वाले का वचन लिखा जाता है और कहने वाले का नाम वचन के बीच में या अंत में जहाँ पुस्तक रचने वाले को जगह मिलती है वह लिख देता है, अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वाले कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ में पूरा हो जाता है। मतलब जो मूलभूत यहाँ पर पात्र हैं उसकी मूल बात को यहाँ पर कोटेशन में के माध्यम से उसको अग्रसारित या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसको एक निश्चित बातों पर या फ्रंट में लाने का कोशिश लेखक इस वाक्य के माध्यम से करना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं, परंतु कहीं कहीं किसी किसी के वचन में और विषय आ जाते हैं तो ऐसा चिन्ह इंटरटेड कोमा में पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ आदि ऐसे चिन्ह लगाकर उसका बीच जारी रखा जाता है और वचन के बीच में दूसरे का वचन आ जाता है तो उसमें उस वचन को अलग दिखाने के लिए उस पर भी अक्सर इन्वर्टेड कोमा लगा दिए जाते हैं। परंतु जो वचन ऐसे चिन्हों के भीतर नहीं होते वह पुस्तक रचने वालों की तरफ से होते हैं। कहने का मतलब है उसको दिखाने के लिए उस चीज को दिखाया या लगाया जाता है। और चिन्हों में ऐसा मतलब कोमा, किंचित विश्राम, सेमीकोलन अथवा कोलन, अर्धविश्राम, फुल स्टॉप, पूर्ण विश्राम है ना, इंट्रोगेशन, प्रश्न की जगह ऐसा, एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह के जो शब्द जोर देकर बोलने चाहिए उनके आगे ऐसा चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है और ऐसे चिन्हों के भीतर पहले पद का खुलासा अर्थात अर्थ पता चलता है। प्रसंग में कोई दूसरी तरफ अथवा विशेष बात जतानी होती है वह लिख देते हैं। इस पुस्तक में दिल्ली के एक फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है। तो यहाँ पर से हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। उधर हम लोग चार पात्र देख चुके थे जो कि हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से उसका विषय वस्तु शुरुआत होती है। क्या होता है? दिल्ली का यहाँ पर वर्णन होता है। कहाँ का? दिल्ली का, जो एक रईस का चित्र उतारा गया है और उसको
जैसे का तैसा अर्थात स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी, अरबी कठिन कठिन शब्द की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वाली भाषा के साधारण बोलचाल की भाषा पर ज़्यादा दृष्टि रखी गई है। कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग संस्कृत फारसी की भाषा नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि यहाँ पर हम सभी को दिल्ली की जो भाषा है, मुख्य भाषा, उसको देखने को मिलने वाली है। आगे कहता है कि अलबत्ता का जहाँ कुछ विद्या विषय आगाय है, मतलब आया है, वहाँ विवश होकर कुछ शब्द संस्कृत आदि के लेने पड़े हैं। क्या है? संस्कृत के आदि शब्द लेने पड़े हैं, परंतु जिनको ऐसा बातों के समझने में कुछ झमेला मालूम हो, उनकी सुगमता के लिए ऐसे प्रकरण उत्तर ऐसा प्लस चिन्ह लगा दिया जाता गया है, मतलब प्लस चिन्ह लगा दिया गया है, जिससे उन प्रकरणों को छोड़कर हर एक मनुष्य सिलसिलेवार वृतांत पढ़ सकता है। कहने का मतलब है जहाँ पर संस्कृत शब्द का थोड़ा सा दिक्कत होगा तो उसमें प्लस चिन्ह लगा करके उसमें समझाने का उसमें प्रयास किया गया है, अर्थ देने का प्रयास किया है, जो कि उपन्यास पढ़ने के लिए उसमें कठिनाई नहीं आएगी। आगे कहता है इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्मा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तजुर्मा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले लिया गया है। कहने का मतलब है उसका जो अर्थ है, अंग्रेजी का, जो संस्कृत का, जो फारसी का, उसका डायरेक्ट अर्थ इसमें या उसका भाव का अर्थ प्रदान किया गया है। आगे कहता है अब तक पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इतनी सी बात निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके कोई महाशय पूरी पुस्तक बाँचे बिना अपने विचार प्रकट करने की गलती ना करें, और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करें वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास सभी भेज दें। यहाँ पर लेखक मतलब लाला श्रीनिवास जी कहते हैं कि इस उपन्यास को पढ़े बिना, मतलब पूरी पढ़े बिना आप इसके बारे में अनुमान ना लगाएं, क्योंकि आप गलत अनुमान लगा सकते हैं, और अगर आप अनुमान लगाते हैं तो कृपया उसका एक जो छाया प्रति होता है उनको भी देने का कष्ट करें। आगे कहते हैं यदि कोई अखबार वाला उस अंक की कीमत चाहेगा तो वह तत्काल उसके पास भेज दी जाएगी। जो सज्जन तरफदारी पक्षपात छोड़कर इस विषय में स्वतंत्र से अपना विचार प्रकट करेंगे, मैं उनका बहुत उपकार मानूंगा, मतलब वो धन्यवाद करते हैं। इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि, संस्कृत, गुलिस्तान वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान रिसेलों से बड़ी सहायता मिली है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु जो उपन्यास रचित है वो कौन कौन या किस किस पुस्तक की सहायता ली गई है। तो हम लोग किसका किसका देखें, एक महाभारत का, संस्कृत, गुलिस्तान वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के प्रमुख पुस्तकों के माध्यम से सहायता इनको मिली है, इसलिए इन सब का बहुत बहुत उपकार माना हूँ, और दीनदयालु परमेश्वर की निरहतुक कृपा के सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। कहने का मतलब है ये उन्होंने अपनी भूमिका लिखने से पहले दी थी कि मैं कैसे लिखता हूँ और क्या विचारधारा है इनका। अब इनका जो उपन्यास है, अब प्रकरण 1 शुरुआत होगी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है, और ये उपन्यास बहुत लंबी है, इसलिए दोस्तों हम इसको प्रकरण बाय अध्ययन करेंगे और प्रकरण के माध्यम से ही
हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम अब ऊपरी तौर से बिल्कुल नहीं पूछी जाती है, अब लाइन बाय लाइन पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मतलब जो उपन्यास है उसको लाइन के द्वारा आपको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सजाने के लिए दिया जाता है, जो कि जब तक आप लाइन बाय लाइन गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ को बिल्कुल आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकरण एक। प्रकरण एक कहता है सौदागर की दुकान से शुरुआत होती है। कहता है चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरुआत होती है, चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्च करने पर भी कुछ नहीं मिलता। कहता है चतुर मनुष्य क्या रहता है, खर्च करने पर मतलब कम खर्च करेगा लेकिन फिर भी उसको अच्छा धन या फिर अच्छा इज्जत मिलेगा, लेकिन मूर्ख आदमी अधिक खर्च करने के बावजूद भी उनको नहीं मिलता है। कहता है लॉर्ड चेस्टरफील्ड। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई नई फैशन का अंग्रेजी अस्ताब देख रहे हैं, मतलब नए नई सामान, फैशन चीज का सामान देख रहे हैं, है ना। लाला ब्रज किशोर हैं, मुंशी चुन्नीलाल हैं और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं, मतलब उनका दोस्त। कहता है मिस्टर ब्राइट यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है, मतलब दुकानदार से कहता है कि मिस्टर ब्राइट यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको बहुत पसंद है, इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। इस साथ की जोड़ी अभी 3,000 रुपये में हमने एक हिंदुस्तानी रईस को दी है, वो दुकानदार कहता है, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं, हाँ आपको हम 400 रुपये में कम कर देंगे, मतलब वो मना रहा है, 400 रुपया कम करके देगा। कहता है निसंदेह ये कांच आपके कमरे के लायक है। कौन कहता है? ये सब दुकानदार कहता है। और इनके लगने से उसकी शोभा दुगनी हो जाएगी। शंभू दयाल बोले। कौन बोले? ये शंभू दयाल बोलता है। आहा, मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसा अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेल्ट बूटी को मात करते हैं। जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूं। मुंशी चुन्नीलाल का है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला जो कथन कहता है ये वो शंभू दयाल द्वारा कहता है। शंभू दयाल क्या कहते हैं? निसंदेह ये काम कांच आपके कमरे के लायक है और इनके लगने से उसकी शोभा दुगुनी हो जाएगी। ये कथन किसका है? शंभू दयाल द्वारा कहते हैं। शंभू दयाल अगर हम लोग याद रखें तो शंभू दयाल को हम लोग एक मुख्य शब्द से जोड़ करके हम लोग रखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हम सभी को तभी याद रह पाएगा। ये जो कमरे की जो बात करते हैं ये शंभू दयाल जी करते हैं। किसका? कमरे का। हम सभी अपने अपने तरीके से इसको पकड़ करके अलग अलग शब्द अपने अपने क्षमता के अनुसार रख सकते हैं। तो आप लोग को जिस हिसाब से आपको सुविधा होगी उस हिसाब से आप इस लाइन को याद करके रखेंगे। कमरे, है ना, शंभू दयाल ये कथन कहते हैं। आगे कहते हैं चुन्नीलाल कहते आह, मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसा फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेल बूटे की मात देते हैं। जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूँ। ये मुंशी लाल कहता है, ये चुन्नीलाल कहता है, मुंशी चुन्नीलाल कहता है। तो ये चुन्नीलाल जो शब्द है इसको हम लोग चौखट से हम लोग याद रख सकते हैं। एक को कमरे से, कमरे को शंभू दयाल के नाम से याद रख सकते हैं, कमरे, है ना, शंभू दयाल। और चौखट का जो बात करता है वो चुन्नीलाल करते हैं। कौन करते हैं? चुन्नीलाल करते हैं। किसका? चौखटों से। आगे कहता है कि इनके बिना आपका इस समय कौन सा काम अटक रहा है। यहाँ पर कहता है आप इसके बिना और आपका कौन सा काम अटक रहा है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे खेल तमाशे की चीज़ों से भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। किससे? खेल तमाशा वालों से। वह सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं।
ये कौन कहता है? ये सब लाला ब्रजकिशोर कहता है। परंतु बुद्धिमान अपनी जरूरी चीजों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते, लाला ब्रजकिशोर बोले। ये उनके सच्चे हितकारी दोस्त हैं जो कि उनको बचाते भी हैं। जब वो पूरी तरह से उनकी धन संपत्ति समाप्त हो जाती है तो ब्रजकिशोर ही बचाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनकी वाक्य से ही हम लोग पकड़ सकते हैं कि उनके हित के लिए जो बात करते हैं अधिकतर वो लाला ब्रजकिशोर ही बात करते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज़ यहाँ पर दिखाया है कि खेल तमाशों की चीज़ों से भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। मतलब जब हम लोग बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि एक चीज़ लेने के चक्कर में हम लोग कितने सामान ले चुके होते हैं, जो कि हम लोग को बाजार एक प्रकार से आकर्षित करती है। यहाँ पर आगे कहता है कि परंतु बुद्धिमान अपनी इसमें है कि जरूरी चीज सिवाय किसी पर दिल नहीं लगाना चाहिए। मतलब हम सभी के बीच में जो जरूरी चीजें हैं उसी चीज को हम लोग को खरीदना चाहिए। ये लाला ब्रजकिशोर समझाते हैं किसको? लाला मोहन को। कहता है जरूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। जरूरी भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है, मुंशी चुन्नीलाल कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है? जरूरत भी तो अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है, चुन्नीलाल, है ना। चुन्नीलाल का ये कथन है, हम लोग एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब दरिद्रों की कहता है कि दरिद्रियों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम ना कर सके तो फिर धनी और दरिद्रियों में अंतर ही क्या रह जाएगा? मास्टर सिंबुदयाल ने पूछा। ये देखिए उसको बिगाड़ने का काम कर रहा है कौन? ये लाला मोहन को, उसको आगे या फिर बर्बाद होने की और अग्रसर इसको बढ़ोतरी दे रहे हैं। कौन? चुन्नीलाल और सिंबुदयाल। कहता है नमूनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता, है ना। कौन कहता है कि नमूनासिब काम करके कोई नुकसान से बच नहीं सकता है। आगे है धनी दरिद्री सकल जन है जग के अधीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है धनी दरिद्री सकल जन है जग के अधीन, चाहत धनी विशेष कछु तासों से अति दीन। मतलब कहता है ये तुरंत आदमी दरिद्रता से क्या हो जाता है? अति दीन हो जाता है, मतलब गरीब हो जाता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे मुनासिब रीति से थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतजाम और काम के सिलसिले बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी जरूरी खर्चों को पूरा नहीं हो सकती। जब थोड़ी बातों में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है तो जरूरी काम के लिए पीछे से जरूर तकलीफ उठानी पड़ती है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर ब्रजकिशोर अपने दोस्त को समझाते हैं कि आप अगर बड़ी से बड़ी दौलत भी अगर जरूरी को खर्च कर लेते हैं तो फिर बाद हम लोग के पास कुछ भी रुपया नहीं बचता है। आगे कहता है कि चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब काम करते हैं, फिर जिन देखने से चित्त प्रसन्न हो उनका खरीदना थोड़ी बातों में कैसे समझा जाए? मुंशी चुन्नीलाल कहता है चित्त की प्रसन्नता मतलब मन की खुशी के लिए जब मनुष्य काम करते हैं तो फिर जिन देखने से, मतलब जो चित्त मन चाहता है उसको आप नहीं खरीदिएगा तो फिर वो तो दुखी रहेगा। जो कि देखिए वो थोड़ा सा अलग रास्ते से या फिर भटकाव रास्ता में ले जाने की कोशिश करते चुन्नीलाल अपने दोस्त को। आगे कहता है कि चित्त प्रसन्न रखने के लिए यही रीति नहीं है। चित्त तो उचित व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। उचित व्यवहार से, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, चित्त खुश रहेगी। ये लाला ब्रजकिशोर जवाब देते हैं। परंतु मेरी फिलॉसफी बातों से भी तो दुनियादारी का काम नहीं चल सकता। लाला ब्रज मोहन दुनियादार बनकर कहा। आगे कहता है बलायत की सब उन्नति का मूल, बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ना बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट ने कहा, मतलब दुकानदार कहता है कि आप उस चीज़ को उपयोग कर देखिए कि क्या सही है क्या गलत है।
वो तो बोलेगा भाई, क्योंकि वो तो खुद दुकानदार है, उसका सामान बिकेगा। आगे कहता है, क्या साहब ये कांच कहाँ से बने हुए हैं? मुंशी चुनीलाल ने सौदागर से पूछा। फ्रांस के सिवा ऐसी सुडौल चीज कहाँ नहीं बन सकती, कहीं नहीं बन सकती, मतलब वो फ्रांस की बनी हुई है। जब से ये कांच यहाँ आए हैं, हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फ्रांस की सिवा है ना, ये कांच कहाँ से मंगाया था? फ्रांस से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, है ना। कांच की कहाँ से? फ्रांस से मंगाई गई थी। हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी रहती है और कई कारीगर तो इनका नक्शा भी खींच ले गए। अच्छा जी, इनकी कीमत हमारे हिसाब में लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो, मतलब वो ऑर्डर कर लेते हैं। कहता है कि मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल के कांच देखे हैं। उनके चौखटों में निस्संदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत या उससे बहुत सस्ते हैं। लाला ब्रजकिशोर बोले। बोले कि जितना दाम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उससे हम एक सस्ता दाम वाला हम देखे हैं, जो कि भारत हिंदुस्तानी सौदागर के पास है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाला ब्रजकिशोर जो रहते हैं, वो हिंदुस्तानी सपोर्टर में रहते हैं। विदेशी सामान को अधिक पसंद या फिर खरीदना नहीं पसंद कर रहे हैं, उनकी बातों से यहाँ झलक रही है। मैं तो अच्छी चीज़ का गाहक हूँ, चीज़ पसंद आए पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं है। अंग्रेजों की भी यह चाल है, मास्टर सिंह ने कहा। परंतु सब बातों में अंग्रेजों की नकल करनी क्या जरूरी है? लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। कहते हैं, देखिए जब से लाला साहबिया अमीरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इनकी इज्जत कितनी बढ़ जाती है। मास्टर सिंह ने कहा। देखिए कैसे उनको बहलाने का काम करते हैं। आगे कहता है कि सर, सामान से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती। सच्ची इज्जत तो सच्चे लियाकत से मिलती है, मतलब लियाकत से, व्यवहार से मिलती है। ये लाला ब्रजकिशोर कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहते हैं, सर सामान से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती है, सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है, मतलब आपके व्यवहार से मिलती है, आपकी बोली चाली से मिलती है। और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्जत चाहता है तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, लाला ब्रजकिशोर द्वारा ये कथन कहा जा रहा है। आगे कहता है, साहब इतनी बात तो मैं हिम्मत से कहता हूँ, जो इस साथ की जोड़ी शहर में दूसरी जगह निकल आवेगी तो मैं ये कांच मुक्त नज़र करूँगा। मिस्टर ब्राइट ने जोर देकर कहा। कहता है कि अगर ऐसा सामान अगर आपको दूसरी जगह मिल जाता है तो इसको हम आपको मुफ्त में देगा। कैसे देगा? मुफ्त में, मतलब एकदम कि मुफ्त, फ्री। कदाचित इस कथा की जोड़ी दिल्ली भर में ना होगी, परंतु कीमत की कपती बढ़ती तिरती तो चीज़ की हैसियत के बमुजीम होनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। जिस तरह मोतियों के हिसाब में किसी दाने की तोल जरा ज़्यादा होने से क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब दाम बढ़ जाता है, इसी तरह इस शीशों की कीमत का भी हाल है। मुझको लाला साहब से ज़्यादा नफ़ा लेना मंजूर ना था, इस वास्ते मैंने पहले ही असली कीमत में 400 रुपये कम कर दिए। इस पर भी आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मास्टर साहब को यह भेज दें। मैं जी जी मैं बीजक दिखला कर इसे कीमत ठहरा लूँगा, मतलब वो दोपहर में उसको आने के लिए कहते हैं। आगे कहता है कि अच्छा मास्टर सिंभू मदरसे से लौटती बार आपके पास आएंगे, पर ये कांच हमसे पूछे बिना आप और किसी को ना दें। लाला मदन मोहन कहने लगे, मतलब उधर से जब आएंगे सिंभू तो उनको दे दीजिएगा, है ना, उससे पहले आप ये किसी दूसरे को नहीं दीजिएगा। इस बात से सब अपने अपने जी में राजी हुए। ब्रजकिशोर में इतना अवकाश बहुत समझा।
मदन मोहन के मन में हाथ से चीज निकल जाने खटका न रहा। चुन्नीलाल और शंभुदयाल अपने कमीशन सही करने का समय हाथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला ब्रजकिशोर की असली हालत जान के लिए फुर्सत मिल गई, है ना। सबको अपना अपना मौका यहाँ पर मिल जाता है। बहुत अच्छा, आगे कहता है कि बहुत अच्छा मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया, लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ फिर भी तशरीफ लाएं। हाल में नई नई तरह की बहुत सी चीज़ें वलायत ऐसी उम्दा आई है जिनको देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु इसमें वह खोली नहीं गई है और इसमें मुझको रुपये कुछ ज़रूरत है। इस चीज़ों की कीमत के बिल का रुपया देना है। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब मैंने थोड़ा रुपया मुझको इस समय भेज दें तो बड़ी इनायत हो। कहने का मतलब है, वो कहता है कि आप सामान तो खरीदेंगे ही, इसलिए आप थोड़ा सा हमको पहले अभी कुछ रुपये दे दें। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपने आवास की खरीदारी के लिए लाला मदन मोहन को ललचाता है, परंतु अपने रुपये वास्ते मीठा तकाजा भी करता है। चुन्नीलाल और शंभुदयाल के कारण उसकी मदन मोहन के लेन देन में बहुत कुछ कम फायदा हुआ, परंतु उसकी 50,000 रुपये इस समय मदन मोहन की तरफ बाकी है और शहर में मदन मोहन की बाबत तरह की चर्चा फैल गई है। बहुत लोग मदन मोहन की फिजूल खर्च दिवालिया बताते हैं और हकीकत में मदन मोहन का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जाता है। इसे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका है, इसलिए उसने कांचे का सौदा इस समय अटकाया और तीसरे पहर मिस्टर शंभुदयाल अपने पास बुलाया। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कांच को लेने के लिए तीसरे पहर कौन जाता है, तो शंभुदयाल मिस्टर ब्राइट की दुकान में जाता है। आगे कहता है, रुपये ऐसी जल्दी? लाला ब्रजकिशोर ने मिस्टर ब्राइट को वहम में डालने के लिए आश्चर्य से इतनी बात कहकर मन में कहा, हाय, इन कारीगरी की निरर्थक चीज़ों के बदले हिंदुस्तानी अपनी दौलत वृथा खोई देते हैं। सच है, पहले आप अपना हिसाब तैयार कराएं, उसको देखकर अंदाजे से रुपये भेज जाएंगे, मुंशी चुन्नीलाल ने बात बनाकर कहा। और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपये की क्या कमी है। ब्रजकिशोर की बीच में बोल उठे, अच्छा, मैं हिसाब अभी उतरवा कर भेजता हूँ, मुझको इसमें रुपये की बहुत ज़रूरत है, मिस्टर ब्राइट ने कहा। आगे कहता है कि आपने 9:30 बजे मिस्टर रसल को मुलाकात के लिए बुलाया है। इसने यहाँ पर और एक पात्र आते हैं, मिस्टर रसल। इस वास्ते अब वहाँ चलना चाहिए, मिस्टर शंभुदयाल ने याद दिलाई। अच्छा मिस्टर ब्राइट, इस कांचों की याद रखना और नया अवाब खुले जब हम को जरूर बुला लेना। यह कहकर लाला ब्रजमोहन मिस्टर ब्राइट से हाथ मिलाया और अपने साथियों से समेत जोड़ी एक निहायत उम्दा विलायती फिटन में सवार होकर रवाना हो गए। मतलब अब वहाँ दूसरे मिस्टर रसल से मिलने के लिए निकल जाते हैं। आगे कहता है कि जब बगी कंपनी बाग में पहुंची, कौन सा बगी कंपनी बाग में पहुंची, तो सवेरे का सुहावना समय देखकर सबका जी हरा हो गया। उस समय की शीतल मन सुगंधित हवा बहुत प्यारी लगी थी। वृक्षों का हर तरह के पक्षी मीठे मीठे सुरों में चहचहा रहे थे। नहर के पानी की धीरे धीरे आवाज़ कान को बहुत अच्छी मालूम होती थी। पन्ने की हर घास की भूमि पर मोती सी औंस की बूंदें बिखर रही थी और तरह तरह की फुलवाड़ी हर मखमल में रंग रंगों में बूटों की तरह बड़ी बहार दिख रही थी। इस स्वाभाविक शोभा को देखकर लाला ब्रजमोहन से थोड़ी देर वहाँ बैठे ठहरने वास्ते गया। इस समय मुंशी चुन्नीलाल ने जेब से निकालकर घड़ी में चाबी दे दी और देखकर घबराहट से कहा, अरे ओ, 9 पर 20 मिनट चले गए, अब तो मकान को जल्दी चलाना चाहिए। मतलब अब दोपहर होने चला है कांच को खरीदने के लिए। निदान लाला मदन मोहन की बागी मकान पर पहुंचे और ब्रज किशोर उनसे रुखसत होकर अपने घर चले गए। और इस प्रकार यहाँ पर ये हम लोग का पहला प्रकरण समाप्त होता है। इस प्रकार हम लोग अब अध्ययन करेंगे इसका
अगला प्रकरण, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं और ये बहुत लंबी उपन्यास है, इसलिए हम लोग एक एक प्रकरण करके अध्ययन करेंगे, तभी जाके हम लोग इसमें अच्छा से अच्छा एक एक लाइन बाय लाइन अध्ययन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ये आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी भूल गलती को सुधार करके आगे हम आपके लिए अच्छा वीडियो ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।